नमस्कार, मैं हूँ दीपिका रजानी। मैं सिंगापुर से आई हूँ और मैं थिएटर एक्टर हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में अलग अलग विषय को लेकर बातें करते हैं। और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ सिद्धपुर से डॉक्टर साहब आए हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और काफ़ी समय से उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखा है और काफ़ी लोग जो हैं उनसे अच्छे होकर गए हैं। और कई बार हमारे साथ रूबरू होती है, बातें होती हैं, तो ज़रूर सिद्धपुर में डॉक्टर वीरेंद्र जी का नाम लिया जाता है जब भी एक्सीडेंट होता है या फिर कोई फ्रैक्चर की बात आती है। तो आइए आज हम लोग फ्रैक्चर क्या है, उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और किस लिए फ्रैक्चर होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग उन्हीं से जानेंगे आज। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। इस खूबसूरत सुबह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जी जी। खास करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत ही आरामदायक और अद्भुत वातावरण हुआ है और सबको मिलके बहुत खुशी हो रही है। जी 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 जी। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए कि हमें एक्चुअली में फ्रैक्चर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली फ्रैक्चर की डेफिनेशन ऐसी है कि एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी ऑन द सरफेस ऑफ बोन, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी हड्डी की सतह होती है तो वो सतह में कहीं पे भी दरार और या कुछ क्रैक जैसा हो जाए, उसमें उसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर कई प्रकार के भी होते हैं। जी। जैसे कि क्लोज फ्रैक्चर, यानी जहाँ फ्रैक्चर होता है वहाँ चमड़ी फटती नहीं है, खून निकलता नहीं है, उसको हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरे प्रकार है ओपन फ्रैक्चर, कि जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है उसके साथ में हड्डी तो टूटती है लेकिन उसके ऊपर की सतह की चमड़ी भी फट जाती है, अच्छा अच्छा। तो उसको हम लोग ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। दूसरे प्रकार के फ्रैक्चर है जिसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर वो कहाँ पे हुआ है उसके आधार पे हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि बोन के ऊपरी और निचली छोर पे होता है जहाँ पे उसको एपिफिसिस बोलते हैं, तो एपिफिशियल फ्रैक्चर होता है। बीच में जो हड्डी होती है, लंबी हड्डी, उसके अंदर डायाफिजियल फ्रैक्चर भी होता है। और उसका प्रकार में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर यानी कि सीधा फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर यानी तिरछा फ्रैक्चर, स्पाइरल यानी जैसे स्पाइरल सीढ़ी चढ़ते हैं, जी जी। तो उस प्रकार के कई प्रकार के फ्रैक्चर्स है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और ये फ्रैक्चर एक्चुअली में होता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फ्रैक्चर होने के दो प्रकार हैं। एक बोलते हैं उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जैसे गुजराती में कहावत है कि कागनु बेसवू અને डाળનું પડવું। अच्छा अच्छा। यानी कि वो जो डाली होती है उसके ऊपर जैसे पंछी बैठता है, डाली पंछी के वजन से नहीं टूटती है लेकिन अपने आप वो कमजोर हो जाती है। अच्छा अच्छा। उसी तरीके से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी हड्डी के अंदर कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी अंदर से पाक परू के वजह से कमजोर हो जाती है। अच्छा अच्छा। कभी कभी गांठ हो जाती है हड्डी के अंदर, तो वो बोन ट्यूमर बोलते हैं। कभी अंदर ट्यूबरक्यूलोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे कई प्रकार के रोग होते हैं कि उसमें हड्डी को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप इतनी कमजोर होती है कि टूट जाती है। अच्छा, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। दूसरा एक प्रकार है जिसमें ट्रिवियल ट्रॉमा होता है। अच्छा अच्छा। यानी कि साधारण वो दबाव पड़ता है। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है 60 से 70, 70 से 80, तो उसमें होता क्या है कि जो हड्डी टूटती है उसके लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि आप गिर जाओ, वो छोटा सा फ्रैक्चर भी, वो छोटा सा फोर्स भी पैथोलॉजी वो उसमें फ्रैक्चर कर देता है। ओहो। तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग भूपत सिंह जी। जी 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 जी। नमस्कार भूपत जी। हाँ। आपकी आवाज सुन के हमको भी खुशी हो रही है। जी जी जी। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा।
क्वेश्चन पूछने को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भूपत सिंह जी कॉल करने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ऑर्थो से रिलेटेड यानी हड्डी या हड्डी के फ्रैक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का दर्द, इन सभी चीज़ों के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पे, या फिर आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए, जब हम लोग बात कर रहे थे खास ये फ्रैक्चर होता कैसे हैं इसके बारे में चर्चा चल रही थी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। जी, अच्छा अच्छा, विपिन जी बोलिए। हम्म हम्म, अच्छा अच्छा, हम्म 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 हम्म। ठीक है विपिन जी, आप फ़ोन रखिए, हम लोग फिर आपको डिटेल बता रहे हैं अभी, ठीक है, आप सुनिएगा। ओके ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। तो विपिन जी का ये सवाल है, तो कैसे उनको क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए या रुकना चाहिए एज फैक्टर के हिसाब से? हाँ जी। जी तो जो मैंने सुना बिपिन जी के फादर की उम्र करीबन 70 साल के जी आसपास जी है, जी जी। और वजन भी 90 प्लस जैसा है। हम्म। और ये देखते हुए कि उम्र ज़्यादा है, हम्म तो और अगर उम्र कम भी हो, हम्म। शायद कोई 25-30 साल का नौजवान भी आता है, हम्म। तो हम लोग सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि कैसे उसका इलाज ऑपरेशन के बिना किया जाए। हम्म। और वर्ल्ड ओवर लिटरेचर में भी ये कहा गया है कि अबाउट 90 to 95% पेशेंट्स है, 90 से 95% वो हाँ। बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, जिसमें गादी खिसकी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। लंबर स्पाइन है, उसमें L4 L5 और L5 S1 वो ऐसी जगह है जहाँ पे गादी खिसकने के मैक्सिमम चांसेस है। जैसे हम कोई वजन उठाते हैं तो वो गादी खिसकने लगती है। अभी वो गादी खिसक गई है, तो उसको देखने के लिए पहले हम एक्सरे निकालते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने तो MRI कराते हैं। MRI में हम लोग कैनाल डायमीटर, उसका हड्डी के आसपास की नस का प्रभाव, वो सब देखते हैं। और ऑपरेशन के लिए तभी बोलते हैं जब उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि वो दवाई से अगर ठीक नहीं हो पाता है, तभी हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जोखिमी परिबल बढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हाँ, तो उसकी वजह से ऑपरेशन के बिना अगर वो अच्छा हो जाता है, तो उसके साथ साथ पहले रेस्ट देते हैं, जिसमें 15-20 दिन तक उनको बिल्कुल बेड रेस्ट देते हैं। उसके साथ साथ में मेडिसिन और थोड़ी बाद में फिजियोथेरापी चालू कराते हैं। अगर धीरे धीरे वो ठीक होने लगते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जितना परिणाम चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो हम लोग एक एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने को बोलते हैं, जिसमें स्पाइन के बीच में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आके लोकल स्टीरॉयड बोलते हैं उसको, वो वहीं पे इफेक्ट करता है और उससे वो दबाव कम हो जाता है। और अगर इससे भी ठीक नहीं हुए तो फिर हम लोग उनको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। चलिए विपिन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है वैसे आप करिएगा, और इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से ये चीज़ें और अच्छा हो सकता है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एक्सीडेंट या फिर जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होता किस लिए है इसके बारे में चर्चा चल रही थी। और आप बीच में ही आप फ़ोन करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको जो भी एक्सीडेंट रिलेटेड, हड्डी रिलेटेड, किसी भी तरह का दर्द से रिलेटेड बातें हैं वो आप ज़रूर हमें सवाल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर। जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता था कि फ्रैक्चर जैसे होता है उसको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बोलते हैं, किस परिबल से फ्रैक्चर होता है।
अभी आप देख सकते हो कि यंग एज में मोटर बाइक्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। जी जी। और देख देख में लोग स्पीड भी बढ़ा लेते हैं और डिसिप्लिन का भी जितना पालन करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो 10, 12, 15 साल के लड़के जिसको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है वो भी बाइक लेके निकल पड़ते हैं। तो इसकी वजह से और ट्रैफिक की वजह से ट्रॉमा का एक्सीडेंट बहुत बढ़ गया है। और ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट में बड़ी बड़ी हड्डियां जैसे फ्रैक्चर ऑफ फीमर जो जांघ की हड्डी बोलते हैं, नीचे घुटनों के नीचे की हड्डी को टिबिया फिब्युला बोलते हैं, और पेल्विक इंजरी जो अपना कटिबंध जो एरिया है वहाँ पे भी फ्रैक्चर हो जाता है। और जो सीरियस फ्रैक्चर बोलते हैं वो स्कल के फ्रैक्चर होते हैं, हेड इंजरी। जब अपना सर टकरा जाता है तो अगर कोई ठोस जगह पे वो टूटता है तो स्कल इंजरी होती है। और वो फ्रैक्चर में अंदरूनी जो अपने ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन है, जैसे रिब केज के अंदर अपना हार्ट है, और एब्डोमिनल कैविटी में लिवर, किडनी, ये सब है। पेल्विक एरिया जो बोलते हैं उसमें अपने ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर, और यूट्रस वगैरह होता है फीमेल में। तो इसकी इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऐसे ट्रॉमा को हमेशा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग स्टेबिलाइज होते हैं, उसके बाद हम लोग उसके सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं और उसके ऊपर उसका डायग्नोसिस होता है कहाँ पे कितना फ्रैक्चर है। अगर वो रिस्क ज़्यादा है तो इमरजेंसी में भी उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और मल्टीपल ट्रॉमा का केस बढ़ गए हैं जिसको बोलते हैं पोलीट्रॉमा, यानी कि एक साथ में 2-4 जगह पे फ्रैक्चर होना। चेस्ट इंजरी होती है, लिम्ब इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, और पेशेंट शायद कोमा में भी चला जाता है। तो ऐसे फ्रैक्चर को ट्रीटमेंट करने के लिए बड़ी जगह जहाँ पे MRI, CT स्कैन और साथ साथ में न्यूरो सर्जन, ओपन हार्ट सर्जन वो सब मिल जाते हैं, वैसी जगह पे टर्शियरी केयर बोलते हैं, वहाँ पे उनको भेजना पड़ता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट या फिर ये सारी चीज़ें जो हम लोग का हो जाता है जिसके वजह से ये फ्रैक्चर वाला सिचुएशन आ जाता है, और मैं चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमें जो है समझना होगा। और एक्चुअली में अगर रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें जो हैं कम हो सकती हैं। एक्सीडेंट होंगे ही नहीं तो फिर फ्रैक्चर की बात भी नहीं आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जैसे कि कितने प्रकार के जो है इसमें ये आते हैं चीज़ें, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक्सीडेंट के समय में पेशेंट जिनका फ्रैक्चर हुआ है या ऑपरेशन होने वाला है या जो भी है, उनको किस तरह का केयर लेना चाहिए, उनको कैसे अपने आप का ध्यान रखना है, इसके बारे में बताइए सर। बहुत सही बात बताई रमेश भाई, आपने सही क्वेश्चन भी पूछा है आज के ज़माने में। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक गोल्डन हावर होता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है रोड साइड पे, तो जो पहला घंटा होता है वो उस कलाक के अंदर अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिल जाए तो पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो ऐसी जगह पे गिरा है जिसको वहाँ से लेके जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ पे नज़दीक में हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्ट्रेस हो जाता है, तो पेशेंट की मृत्यु होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कहीं पे भी आप खड़े हो रोड साइड पे, अगर आपको दिख जाए कि कहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको कैसे इसका अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि आप सब जो भारतीय नागरिक है वो सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जैसे भी कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले हमको अगर सुविधा उपलब्ध हो तो 108 में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। क्योंकि एम्बुलेंस जो है उसमें सब साधन सामग्री होती है, ट्रेन स्टाफ, नर्स होता है, तो जो आईवी लाइन लेनी पड़ती है, पॉइंट्स चढ़ाने पड़ते हैं, और रेस्पिरेटरी और सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें पेशेंट की ज़िंदगी बच जाने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपको वहीं पे कोई मिला, जैसे कोई एक्सीडेंट बाइक पे हुआ या कार पे हुआ, तो पहला मैनेजमेंट है रोड साइड मैनेजमेंट, यानी कि रास्ते के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आपके पास क्लीन टॉवेल है, ऐसा कोई कपड़ा है, तो आप उसको बांध सकते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे कोई पेशेंट की टांग टूट गई है, अंदर से ब्लड आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाई दैट। वहाँ पे आपको बरोबर से फिट बांधना चाहिए ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, जहाँ पे भी
पूरा शरीर का जो समग्र ब्लड वॉल्यूम होता है उसमें से 500 100 ml 1000 ml तक ब्लड बाहर निकल जाता है। तो पहली बात ये कर सकते हैं कि उसका घाव थोड़ा साफ करे पानी से और उसके साथ में उसको बैंडेज पट्टे वगैरह लगाए जिससे कि वो ब्लड निकलना बंद हो जाए। दूसरी बात है सपोर्ट, क्योंकि आपके पास रोड साइड पे कोई इंजेक्शन वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन जो हाजर सो हथियार ये कहावत है, जहाँ पे भी कुछ भी मिल जाए हाँ। जैसे कि आपके पास छाता है, आपके पास कोई बोर्ड है, कोई पाटिया जैसा है, तो आप उसके साथ उसका सपोर्ट पाँव का हाथ का कर सकते हैं। फिर पहले ये देखें कि उसको सांस लेने में दिक्कत आती है कि नहीं, क्योंकि अपने पूरे शरीर में रेस्पिरेटरी ऐसी सिस्टम है, अगर आप किसी 2-5 मिनट तक सांस बंद हो जाती है तो फिर सरवाइव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों को देखना है कि रेस्पिरेटरी एयर एंट्री पेशेंट की बरोबर होती है कि नहीं। अगर वो बरोबर नहीं होती है और पेशेंट कोलैप्स हो रहा है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके होता है, जिसमें अपने मुंह से पेशेंट के मुंह में सांस डालनी है ताकि वो थोड़ा उसके अंदर ऑक्सीजन जा सके। और अगर पेशेंट ज़्यादा कोलैप्स होता है तो उसको हम लोग हार्ट का मॉनिटरिंग करके हार्ट के ऊपर प्रेशर करके पेशेंट को सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब मॉनिटरिंग करने के बाद हम लोग उस पेशेंट को तो पहले सबसे नज़दीक के अस्पताल में लेने को बोलेंगे, चाहे छोटा भी हो, लेकिन वहाँ पे घाव साफ करने के साधन होंगे और उसके साथ टिटेनस इंजेक्शन, डाइक्लोफेनाक यानी कि पेन किलर, और साथ साथ में अगर हो सके तो रिंगल लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन का पॉइंट चढ़ाते जिससे कि पेशेंट के ब्लड प्रेशर जो कम हो गया है वो अच्छा होने लगे। और उसके बाद हम लोग उसकी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट या जांच करते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ फ्रैक्चर है, और उसके साथ में अगर उसका ज़्यादा फ्रैक्चर है तो हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं और उसकी प्राथमिक सारवार दे देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी उसका इंस्पेक्शन करते हैं, एब्डोमेन एरिया, चेस्ट एरिया, छाती का भाग, पेट का भाग, और हो सके तो कैथेटर भी पेशाब में डालते हैं ताकि वो यूरिन आउटपुट, यूरिनरी प्रॉब्लम है कि नहीं पता चले। अगर ऑक्सीजन कम है तो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करके। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को किस तरह से संभाल करनी है पेशेंट की वो एक आपने बात समझ ली होगी। और जब एक्सीडेंट होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर अगर चीज़ें हम लोग उनको संभाल लेते हैं तो काफ़ी कुछ जो है पेशेंट्स के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये 1 घंटा जो है गोल्डन पीरियड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये गोल्डन टाइम है। अगर उतना जल्दी आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर ले तो बहुत ही अच्छा हो सकता है, किसी की जान आप बचा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। बचपन सुनहरा बचपन, बचपन सुनहरा बचपन, मैं इसको जी भर जी लूंगी, मैं इसको जी भर जी लूंगी, बेकार नहीं जाने दूंगी। बचपन सुनहरा बचपन, बचपन सुनहरा बचपन, मैं इसको जी भर जी लूंगी, मैं इसको जी भर जी लूंगी, बेकार नहीं जाने दूंगी। बचपन मेरा बचपन, बचपन सुनहरा बचपन। शिक्षा के मंदिर में जाकर मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, कैसे जीना है ये जीवन हर बात वहाँ समझूंगी। शिक्षा के मंदिर में जाकर मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, कैसे जीना है ये जीवन हर बात वहाँ समझूंगी। पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी, दुनिया को समझूंगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी, दुनिया को समझूंगी। बचपन मेरा बचपन,
बचपन, सुनहरा बचपन। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में, और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं। और अभी ईश्वर सिंह जी का फ़ोन आया था, डॉक्टर साहब से बातें की, और एक और नवसारी से फ़ोन आया है हमारे दोस्त का। हेलो जी, नमस्कार जी। मैं गोपाल बोल रहा हूँ, गुजरात नवसारी से। जी गोपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कभी हम गिर जाते हैं तो जो चोट है तो तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन हर बार जब ये जो ठंड की मौसम आती है तब वो वापस दुखता है। तो इसका क्या रीजन है? एक्चुअली जब ठीक हो जाता है तो वापस क्यों दुखता है उसी जगह पे? ठीक होने के बाद उसी जगह पे क्यों दुखता है ठंडी के समय, ये सवाल है आपका? के समय। अच्छा। क्योंकि मेरे को ऐसा हुआ था, कमर के पास एक जगह लग गई थी। हाँ। तो उसके बाद भी वो क्या है कि जब भी ठंड आता है ना तो दुखता है वहाँ। ठीक है। चलिए, हम लोग बात करते हैं इसी विषय को लेकर। गोपाल जी, आप सुनते रहिए, ठीक है? ठीक। जी, धन्यवाद, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, गोपाल जी ने नवसारी से फ़ोन करके पूछा है कि जब सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, जो भी है दर्द वगैरह ठीक हो गया, लेकिन ठंड के समय उसी जगह फिर से दुखना क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, नमस्कार। गोपाल जी को मैं जानता हूँ क्योंकि अच्छा। वो एक्चुअली मेरे बचपन के मित्र है। अरे वाह। मैं भी नवसारी में ही पढ़ा हूँ। और गोपाल बालूराम गोला, वो जो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ नवसारी में मदरसा स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ते थे। हाँ। और उनके सवाल पे जाएं तो जैसे कोई भी इंजरी होती है जिसको हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं, तो ट्रॉमा के कारण जहाँ पे भी इंजरी होती है, एक्स फॉर एग्जाम्पल जैसे घुटनों में या फिर एंकल जॉइंट में या फिर कमर में, तो उसके जो लिगामेंट्स होते हैं उसके आसपास की मांसपेशियां होती है, उसमें कभी कभी वो मांसपेशी फट जाती है, गद्दी निकल जाती है। और अपना शरीर का क्या है कि जैसे भी वो तकलीफ होती है तो अवर बॉडी वो हीलिंग का प्रोसेस चालू कर देती है। और हीलिंग का प्रोसेस में 100% हीलिंग कभी कभी नहीं हो पाती, जिसमें कभी कभी कोई कच्ची चीज रह जाती है, जिसका जैसे कि कोई किसी को बोलते हैं कि रेस्ट लेना पड़ेगा, आराम लो, लेकिन वो नहीं कर पाते। अपनी दौड़ भाग वाली जिंदगी में दूसरे तीसरे दिन फिर आराम करने के बजाय दौड़ने लगते हैं, तो फिर उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो कम रहता है। ओके। अगर वो कभी ठंडी की मौसम है या फिर बारिश के वजह से जो बादल छाया वातावरण बोलते हैं, तो वही मौसम में उसको फिर से वो उसका पेन होने का चांसेस हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हर एक को ऐसा होगा। अगर आपकी रक्षणात्मक प्रणाली अच्छी है और आपको कोई व्यसन नहीं है, तंबाकू, गुटखा, दारू, ये सब कुछ, और आप सिंसियरली मेडिसिन लेते हो, रेस्ट लेते हो, और उसके बाद फिजियोथेरापी बोलते हैं जिसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो अगर बहुत बढ़िया होता है तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैंने महसूस किया है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक कभी कभी वो दुखते हैं। अच्छा। चलिए गोपाल जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। और ये जो है शुरुआत में 1-2 साल इस तरह का पेन होता है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, और लेकिन जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है उस समय आपको ध्यान देना है। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जो होता है फ्रैक्चर, या फिर महिलाओं के अंदर जो फ्रैक्चर होता है, तो ऐसे इन लोगों को कैसे करें? क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और उनका अपना केयर तो वो कर नहीं सकते, तो दूसरों को ही केयर करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों का फ्रैक्चर के समय में क्या क्या हमें ध्यान रखना है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने जी। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो है वो छोटे आदमी है लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, उनका कुदरत ने उनकी हड्डी अलग तरह से बनाई है। ओके। उनकी बच्चे की हड्डी कैसी होती है, वो विकसित होती रहती है। आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि 13-14 साल के बाद वो उसकी वृद्धि बढ़ जाती है, और 18, 19 या 20 साल तक वो बढ़ती रहती है, उसके बाद बढ़ने का बंद हो जाता है। तो जैसे छोटा बच्चा आता है, उसके हड्डी के अंदर जो हड्डी के आसपास पेरियोस्टियम करके एक लेयर होता है, वो बहुत ही
विकसित होता है और उसके अंदर पोटेंशियल होता है, हड्डी को जो रुझान आता है, हीलिंग पावर होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। तो कभी कभी नवजात शिशु होते हैं, जैसे कि जन्म के बाद तुरंत डिलीवरी के टाइम पे ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है, फीमर का फ्रैक्चर, इसका चांसेस है। तो उसके हीलिंग के लिए कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वही फ्रैक्चर अगर बड़े आदमी में होता है तो उसको प्लेट, सरिया या कुछ डालना पड़ता है। जी। लेकिन बच्चों का हीलिंग पावर अच्छा है तो उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके। लेकिन बच्चे में 7, 8, 9 साल के आसपास अगर वो गिर जाते हैं और कोहनी के आसपास फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको बोलते हैं सुप्रा कॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर या फिर लेटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर, तो उसमें बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अगर टेढ़ी मेढ़ी जुड़ती है, अच्छा, हाँ, जिसको माल यूनियन बोलते हैं, तो वो बड़े होते हैं, उसके बाद भी वो रह जाती है, जिसको डिफॉर्मिटी बोलते हैं, खोड़खापन बोलते हैं। तो बच्चों को ये होने के चांसेस है, और अगर फ्रैक्चर का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया तो उसके कारण कभी कभी ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाती है, खून की नली, तो उसकी वजह से हाथ के अंदर सूना पड़ जाना या फिर कभी कभी कॉन्ट्रैक्चर हो जाना, ये सब होता है। तो बच्चों के फ्रैक्चर में हमेशा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है प्रॉपर डायग्नोसिस। हम लोग को उसका कंपेरेटिव व्यू लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हड्डी बढ़ती है तो उसकी वजह से जो एपिफिशियल प्लेट होती है, हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये फ्रैक्चर है। एक्चुअली वो फ्रैक्चर नहीं है, वो वहाँ से उसकी हड्डी बढ़ती है। अच्छा। अगर वहाँ फ्रैक्चर होता है तो उसका जो वृद्धि होती है, विकास होता है, तो विकास में बाधा पड़ जाती है। सही बात। एक साइड पे ज़्यादा वृद्धि होती है, एक साइड पे कम होती है। तो एपिफिशियल प्लेट इंजरी वाले बच्चे का हम लोग को 2, 3, 4, 5 साल तक उनका मॉनिटरिंग करना पड़ता है। अच्छा। उनका फॉलोअप रखना पड़ता है। दूसरी बात कि कहीं पे ऐसा है कि अगर 8-10 साल के आसपास फ्रैक्चर हुआ फीमर में, तो हमको उसको नीलिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर वो 2-3 साल का है तो हिप स्पाइका कास्ट में भी आ सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। बच्चों का एक जो प्रक्रिया है हड्डी का वो अलग होता है और बड़ों का अलग होता है, इसलिए हमें जो है इन बातों का ध्यान रखना है। और इसके साथ में मैंने बात की थी कि अब बच्चों की बात हो गई, तो जो बच्चों को पैदा करने वाली माँ है या ह्यूमन है, महिला है, उन सभी के अंदर भी अगर महिलाओं को कुछ इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उनको किस तरह से केयर करना चाहिए? हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है कि 15-20 साल के आसपास मासिक धर्म की प्रक्रिया चालू हो जाती है और वो 40-45 साल तक चढ़ती है। तो वो टाइम के अंदर उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो हड्डी को कमजोर नहीं पड़ने देते। उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हड्डी को बराबर संतुलन में बनाए रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटी बढ़िया रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र 40, 45, 50 होने लगती है तो मासिक धर्म की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो धीमी मंद पड़ जाती है और उसके बाद उसको बोलते हैं मेनोपॉज, जहाँ पे भी वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद भी धीरे धीरे हड्डी तो रहती है लेकिन वो उसकी मजबूती कम होती है। तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डी कमजोर पड़ने लगती है। अच्छा। और 40-45 साल के बाद अगर वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती है तो छोटे से ट्रॉमा या इंजरी की वजह से उनके हाथ या पाँव में फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा। यानी कि मेनोपोज के बाद हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि कभी कभी नेक फीमर का फ्रैक्चर, लोअर एंड ऑफ रेडियस हड्डी का क्वाडा के आसपास का फ्रैक्चर, ये सब हो जाता है। और कभी कभी अगर उनके साथ डायबिटीज हो या दूसरी बीमारी हो तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाते हैं। अच्छा। तब ये याद रखना है कि अगर ये एज में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और उसके बाद में फिजियोथेरेपी इतनी अच्छी करानी चाहिए ताकि वो फिर से अपना डेली रूटीन काम अच्छी तरीके से कर पाए। अच्छा, फिर इनको अगर कैल्शियम कंटिन्यू लेना पड़ेगा 45 के बाद? हाँ जी, कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, इसीलिए हम लोग उनको बोलते हैं कि आप बोन मिनरल डेंसिटी का चेकअप कराओ। कभी अगर ज़्यादा पेन होता है लंबर स्पाइन में तो आप एक्सरे करवाओ। सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन D3, ये सब रिपोर्ट्स कराने से बोन मिनरल डेंसिटी की आइडिया आती है। अच्छा। लेकिन अगर बोन का पेन रहता है तो वी विल एडवाइज, उनको ये सलाह देते हैं कि आप हमेशा कैल्शियम
1 साल में 3 या 4 महीने लेना चाहिए, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम, जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए, जिसमें कैल्शिट्रायल कंटेंट हो। तो उसमें जब आप ये देते हैं तो उसके बाद वो खून में जाने के चांसेस, उसके एब्जॉर्प्शन, पाचन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा। और हम ये भी सलाह देते हैं कि आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप गिरे तो फ्रैक्चर ना हो। लेकिन कैल्शियम क्या गोलियों से ले कि डाइट में भी कुछ डाइट मिल में भी जाएगा? कैल्शियम, हाँ वही जरूरी है। हाँ। क्योंकि डाइट में जो कैल्शियम मिलता है वो नेचुरल फॉर्म होता है। हाँ, तो वो और कौन से हाँ, डाइट्स हैं वो जो डाइट में महिलाएं- मिल्क का डाइट अच्छा है। हम लोग कतराते हैं मिल्क से, कभी हम्म। कभी खर्चे की वजह से भी लोग, महिलाएं सोचती है कि सही बात बच्चों है। को दे, हम लोग तो अभी हमारी कोई उम्र हो गई, हमको हाँ, लेने हाँ, की हाँ, जरूरत हाँ। नहीं है। जी जी। लेकिन मिल्क इज द आइडियल सोर्स। वहाँ आप दूध के अंदर से मलाई निकाल दो तो वो अमृत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं, ये दूध में क्या रखा है, छाछ पीते हैं, लेकिन छाछ में पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। दूध पीना चाहिए। और मेरी ये सलाह है कि 1 चम्मच मेथी ले। अच्छा, 1 चम्मच में कोरी मेथी के दाने जो होते हैं उसमें पाचन क्षमता, कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छा होता है। और वो डायबिटीज में भी आपको अच्छा गुण करती है, पाचन क्षमता बढ़ाती है। तो रात के समय सोने से पहले 1 चम्मच मेथी लेने से कैल्शियम बना रहता है, हड्डी और सांधे में, जोड़ में चिकास बनी रहती है, आपका पेट भी साफ होता है, कब्जियत वगैरह नहीं होता है। और साथ साथ में अगर आपको डायबिटीज है तो वो भी कंट्रोल में रहता है। मेरी मदर है कीर्तिदाबेन, वो भी हर रोज शाम को लेती है और कहती रहती है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। क्या लेते हैं? वो मेथी के दाने। मेथी के दाने, अच्छा। चलिए, आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अगर 40-45 का उम्र हो गया है, महिलाएं खास करके, तो आप मेथी के दाने थोड़ा सा जो है रोज़ रेगुलर आप लेंगे तो इससे आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है कम होगी और मेथी के दाने खाने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में सूर्य प्रकाश में भी रहना चाहिए। हाँ, धूप में भी निकलना चाहिए। D3 है वो अपने स्किन में से भी बनता है। तो अगर आपके स्किन, वो अगर आप एसी रूम में बैठे रहते हो, तो काम करते हो, तो अपने आप हड्डी कमज़ोर होती है। अब देखोगे कि खेत में काम करने वाले बूढ़े आदमी होते हैं 70-80 साल के, फिर भी जवान से भी ज्यादा तेज भाग सकते हैं क्योंकि उनकी हड्डी में वो मांसपेशी में ताकत होती है। सही बात और है। वो एक्सरसाइज से और सूर्य प्रकाश के तेज से भी बनी रहती है। और फिर वो फ्रूट्स में भी कैल्शियम अच्छा है। सीताफल है, केले हैं। अच्छा, सीताफल, केला, ये सब कुछ अच्छा है। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार रमेश भाई, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नट्टू भाई, बताइए कैसे हैं आप? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ, अश्वगंधा तो मैं लेता हूँ 10 दिन से, रात को गर्म दूध के साथ। अच्छा। लेकिन सुबह में थोड़ा एसिडिटी अब होने लगा है। पहले जो गैर रहता था वो गैर तो बंद हो गया। 10-15 दिन से लेता हूँ तो, लेकिन सुबह में एसिडिटी दिन को फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब को बोले क्या करना चाहिए। और मेथी का दाने के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी रात को 1 चम्मच मेथी भिगो के सुबह में उसका पानी पी जाता हूँ। तो डायबिटीज में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आगे चालू रखूँ या बंद करूँ? अब अच्छा लग रहा है तो चालू ही रखो, बंद क्यों कर रहे हो? फिर भी डॉक्टर साहब को पूछना जरूरी है ना भैया। सही बात है। ठीक है, आप फ़ोन रखिए, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, है ना? ओके नट्टू भाई, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे नट्टू भाई जो गुजरात से फ़ोन कर रहे थे और एज है इनका आगे 60+ में है और डायबिटिक है। और लेकिन कुछ समय से गैसेस वगैरह थी, वो कम हो गया अश्वगंधा लेने से उनका। लेकिन सवेरे एसिडिटी रहती है, जलन सा होता है सवेरे सवेरे। और फिर ये कैल्शियम के लिए अच्छा, ये इन्होंने बताया मेथी के दाने रेगुलर ले रहे हैं तो इससे काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट है। तो आगे चालू रखिए या ना। हाँ, नमस्कार नट्टू भाई। मेरा ये मानना है कि एसिडिटी वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए आपको रात को जो आप खाना खाते हो उसके ऊपर बराबर ध्यान रखो। अच्छा, रात को जो खाते हो उसकी वजह से कभी कभी सुबह में पेट में कब्जियत या फिर एसिडिटी, डकार आना, ये सब होता है। रात के खाने में तेल वाली चीज़, खट्टी चीज़, बहुत मिर्ची वाली चीज़, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वो डाइजेशन पावर कम हो जाता है क्योंकि रात को खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं। सही बात है। सुबह में खा के आप घूम सकते हो तो अपना डाइजेस्टिव पावर बना रहता है। दूसरी बात कि रात को हमेशा 1 गिलास पानी पीना चाहिए क्योंकि रात को हम उठते नहीं है पानी पीने के लिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना पानी रहेगा तो आपका जो मल आएगा वो कट्ठन नहीं आएगा, वो कड़क नहीं होगा। दूसरी बात है कि
खाने के बाद एक आध चम्मच इसबगोल भी लेना चाहिए जब 60 प्लस की एज हो, तो डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं रहता है। और एक आध कप दूध का पीना चाहिए। और हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर युक्त डाइट होना चाहिए, जैसे कि पालक की भाजी, मेथी की भाजी, तांदरजी की भाजी और पोचा खुराक, जिससे कि कब्जियत ना हो, एसिडिटी ना हो। दूसरी बात कि एसिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो उसकी कई और भी वजह हो सकती है, जैसे कि अल्सर हो जाता है, पेट के अंदर चांदी पड़ जाती है। तो इसके और कभी कभी वो हर्निया जैसा भी होता है, तो आपको उसके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक्चुअली मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूँ, जितना जानता हूँ मैंने आपको बताया। दूसरी बात मेथी की आपने पूछी है। जी जी। तो मेथी के लिए आपको ये करना चाहिए कि भिगो के पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। आप रात को ही, क्योंकि पानी में भिगोगे वो पानी पियोगे, बरोबर, वो पानी अपने आप अपने शरीर में भी तो जाने वाला है। तो आप चम्मच के साथ निगल जाओ, वो पानी पी लो, तो वो अंदर रहेगा, कुछ बाहर छूटेगा भी नहीं, काम भी करेगा। वो बढ़िया चीज़ है, रात को वो पाचन क्रिया में काम भी करेगा। तो मेरा ये मानना है कि पानी उसके अलग से पीने की बजाय आप उसके साथ ही पानी, वो सिंपल प्रोसीजर है, एक साथ में एक चम्मच खा लिया पानी, बस खत्म। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों को जो है इस विषय में अच्छी जानकारी हो रही है। और जैसे कि इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि हमें जो है सिंपली हमेशा जब भी कोई तकलीफ़ हो या कोई मुश्किल आपको लगे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्टर जैसे जैसे बताते जाएं, आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है फ्रैक्चर जब हो गया तो इसका ट्रीटमेंट या इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें ज़रूर बताएं हमें। जी हाँ जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले के ज़माने के फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट और अभी न्यूअर मोडालिटीज यानी कि नई आधुनिक, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। पहले लोग कतराते थे ऑपरेशन कराने में, दिक्कत आती थी कि इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर उसके बाद वो सड़िया है वो टूट जाएगा, प्लेट टूट जाएगी। लेकिन अभी जो न्यूअर मेथड्स है उसमें बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन की मेथड है। अच्छा। यानी जैसे हम खेत में उगाते हैं तो बायोलॉजी को प्रिजर्व करके वो पैदाश करते हैं, तो वो अच्छा रहता है। उसी तरीके से कम से कम स्टिच लेके, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें सड़िया डालते हैं तो फ्रैक्चर को पूरा एक्सपोज नहीं करते। और उससे क्या होता है कि जो आसपास की खून की नली होती है जी, वो खून की नली में से वो फ्रैक्चर को अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई मिलता है और उसकी वजह से वो फ्रैक्चर जल्दी हील होता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। फिर न्यूअर मेथड्स में एनाटॉमिकल लॉकिंग प्लेट करके इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्लेट्स जो कि आपके हड्डी के स्वरूप के होते हैं। अच्छा। जैसे कि लोअर टिबिया है, पाँव के घूंटी के आसपास, वहाँ पे भी फ्रैक्चर के लिए ऐसी प्लेट देखने को मिलती है। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जो वीजी शुक्ला सर का जो ऑनलाइन चल रहा है ना लेक्चर, जी, अभी उसमें एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ। मेरा मदर है, 45 एज है। 45 एज है, अच्छा। क्या नाम है आपका? उनका नाम है सोनल बेन। सोनल बेन, अच्छा। बराबर। तो उनका एक प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व करना, उनको बोलना। हाँ। उनको है ना कि अभी नी में थोड़ा पेन हो रहा है। हाँ, नी में पेन हो रहा है, कितना टाइम से? शुक्ला सर, गुड मॉर्निंग। आवाज़ कम करो, आवाज़ वहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हमारा मदर यहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आ रही। अच्छा, वो आपका रेडियो थोड़ा बंद करेंगे ना तो आपका वॉइस हमें जो है वो कर लेगा। 2 मिनट। हाँ, आपका रेडियो चालू है। हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ। अरे सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। થાય છે અને એમને કેલ્શિયમ રેગ્યુલર ચાલે છે અને આપણે સચેટ આવે છે જે ગ્લુકોસોમાઇન વાળા કોન્ડોપિન સલ્ફેટ, हाँ जी, એ બી ડોક્ટરે સજેસ્ટ કર્યા છે 6 મહિના માટે। हाँ जी। તો પછી એ સિવાય બીજું શું કરવાનું? ठीक है, फ़ोन रखिए, हम लोग आपसे बात करते हैं। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि उसको पेरी आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसे कि घुटनों के आसपास की हड्डी में क्रैक हो जाती है। कभी कभी प्लास्टर के पाटे से भी ठीक हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में उसको ओपन करके प्रॉपर रिडक्शन करके उसका परफेक्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन करना पड़ता है, तभी वो घुटना पहले जैसा काम कर पाता है।
अभी ये तय है कि जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो मांसपेशी को खोलते हैं, उसके बाद में जोड़ने के बावजूद कभी कभी पेन रहता है, तो प्रॉपर फिजियोथेरापी इज द आंसर। अगर उनकी एज कम है तो एक्टिव फिजियोथेरापी करानी चाहिए, ज़्यादा एज है और तकलीफ है तो पहले पैसिव फिजियोथेरापी कराते हैं CPM मशीन से, उसको बाद उसको ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन कराते हैं। तो अगर ठीक नहीं हो पाता है तो आप एक बार MRI करा के देख ले, कोई कार्टिलेज का डैमेज हो सकता है। मेडिसिन से अगर क्योर होता है तो मेडिसिन से क्योर करते हैं, नहीं होता है तो क्वाड्रिसेप प्लास्टी करके एक ऑपरेशन है जिसमें घुटना मुड़ता है और आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर से कम स्टिच में हो जाता है। ओके। बचपन में मैं शिक्षा पाकर दुनिया को समझूंगी, ईश्वर की सुंदर रचना में सबको खुशियाँ दूंगी। बचपन में मैं शिक्षा पाके दुनिया को समझूंगी, ईश्वर की सुंदर रचना में सबको खुशियाँ दूंगी। माँ बाप की नन्ही गुड़िया जग रोशन मैं करूंगी, माँ बाप की नन्ही गुड़िया जग रोशन मैं करूंगी। बचपन मेरा बचपन, बचपन